बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद अब्दुल हमीद के साथ। नाज़रीन, आज चंद तबसरों पर तबसरा करने के लिए हाजिर हूँ। ये वो बातें हैं जो आप सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर, खबरों में सुनते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन मकसद ये होता है कि हक और सच को बयान करना। आज जो पहली खबर मेरे पास है कि आर्मी चीफ की तकर्री और वज़ीर आज़म का इस्तेकाल। अज़ल से जब से पाकिस्तान बना है नाज़रीन, यही एक रवश, यही एक रवायत रही है कि मुल्क के वज़ीर आज़म के पास मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक पैनल, 4 या 5 जनरल्स का एक पैनल जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा जाता है और प्राइम मिनिस्टर साहब उसे बगौर जायजा लेने के बाद फिर मेरिट पर उसका इंतखाब करते हैं कि किस जनरल को आर्मी चीफ होना चाहिए। उसमें बहुत सी वजूहत होती है कि फर्स्ट या सेकंड थर्ड को भी आर्मी चीफ बना दिया जाता होता रहा है। उसकी वजह ये है कि उनसे पहले जो जनरल्स हैं, मुमकिन है उनके बारे में उनकी हेल्थ का प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो बहुत सी वजूहत को देखा जाता है और फिर कहीं जाकर उनका इंतखाब किया जाता है आर्मी चीफ का। तो इसमें कोई जाती वाली बात नहीं। खान साहब की कल मैं तकरीर सुन रहा था, खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे कोई नहीं है कि आर्मी चीफ कौन बने, मगर नवाब मियां शहबाज शरीफ लंदन गए हुए हैं और वो अपने भाई से मशवरा करके आर्मी चीफ लगाएंगे ताकि उनके काम हो सके। खान साहब ये तो बराह रास्त आर्मी चीफ का जनरलों पर इल्जाम लगा रहे हैं। जिसको भी मियां साहब मशवरा करने की तो कोई बड़ी बात नहीं है। आर्मी चीफ तो फौज में से लगना है ना कि किसी नून लीग या पीटीआई के किसी कारकुन ने लगना है। तो जो भी जनरल आर्मी चीफ लगेंगे वो हमारे आला पाए के फौजी और जनरल्स होते हैं। उसमें से कोई भी लगे, उसका इससे क्या ताल्लुक है कि वो नवाज शरीफ के लिए काम करेंगे या आपके लिए काम करेंगे या किसी और के लिए काम करेंगे। वो इदारे और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। आप ये अगर बात करते हैं तो इस तरफ आ जाते हैं कि जनरल राहिल शरीफ को किसने अपॉइंट किया था, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब किसने अपॉइंट किया था? ये नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया था। और इन दोनों के आप पुल बांधते रहे तारीफों के, और इतने अच्छे आर्मी चीफ आपने लगाए, तो यहां पर कहां बात चलेगी, यहां कहां मेरिट नजर नहीं आया आपको? आप खुद इनकी तारीफें करते रहे, बाद में अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी कि आप इनकी बुराइयां करें तो अलग बात है। लेकिन ये कि आर्मी चीफ दोनों ही मियां साहब लगा कर गए थे और आप उनकी तारीफों के पुल बांधते रहे और आप कहते रहे कि बाकी सबसे अच्छा कोई जनरल नहीं है, बड़े डेमोक्रेटिक है और फलाना, और उसमें गलत बात भी नहीं थी। लेकिन फिर ये कहना कि मियां साहब अपनी मर्जी के लगाते हैं, तो बराह रास्त इदारों पर इल्जाम लगाते हैं। तो ये दो हजरात की मिसाल आपके सामने। अब जो भी इंशाल्लाह आर्मी चीफ लगेंगे वो मुशावरत जिससे भी करें, लेकिन लगना तो जनरलों में से किस लिए आर्मी चीफ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो काम हो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतर हो। दूसरी बात कि खान साहब का अफवाज पाकिस्तान को इशारों में ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि वो ये चाहते हैं कि फौज उनके साथ ना खेले। अगर फौज उनके साथ खेलेगी तो मैं उन्हें वहां तक पहुंचा दूंगा जहां से निकलने का रास्ता नहीं मिले। लेकिन दुनिया ये समझती है कि फौज को किसी सूरत भी इमरान खान से क्या कहते हैं कि उसे ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाना चाहिए जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो, खौफ के लिए कोई भी किसी का भी भला हो या बुरा हो। तो इंशाल्लाह हमारी फौज जिंदा तबिंदा है, सदा सलामत रहे और वही फैसला करेंगे जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। खान साहब की तकरीरों पर आ जाते हैं। खान साहब की माजी की तकरीर उठा के देखें, चाहे वो इक़्तिदार से पहले की है, चाहे वो इक़्तिदार के बाद की है या इक़्तिदार के दौरान है, उनकी हर तकरीर मियां नवाज शरीफ के खानदान को गालियां देने से शुरू होती है और गालियां देने पर खत्म होती है। आपसे आज चले, आज खान साहब ने धरने, आज उनका लामबाज खिताब होगा, मुझे बताया वो कौन सी इस्लामी बातें करेंगे, आप सुन लें। मुझे पता, मैं देखूंगा कि आपने कौन सी कारकर्दगी वो दिखाते बताएंगे कि मैंने अपने दौरे में ये किया। उनकी तकरीर मियां खानदान के से गालियों में शुरू होगी अपोजिशन को और गालियों में खत्म होगी। आज आप नोट कर लें, आज देखिए उनकी तकरीर में क्या होता है। अपनी कोई कारकर्दगी वो नहीं बताएंगे कि मैंने क्या इसमें कारकर्दगी जो है वो खत्म की।
मेरठ की बात करते हैं जी, खान साहब की कल की तकरीर उठा के देखिए, वो वही बात कि कहीं से कोई ऐसी बात नजर आ जाए को मियां साहब को गालियां देनी शुरू कर दें। सज्जाद अली शाह साहब, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का केस उठाया जिससे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिससे इमरान खान साहब को ताल्लुक ही नहीं है। उस वक्त की बात है, जो उस वक्त लोग थे, जो समझते थे, जो बॉश होते, सबको पता है जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को उस वक्त किरदार क्या था। सब पे आए, अदालतें बढ़ गई थी, अदालतों के दो ग्रुप बन गए थे, अलग अलग चल गई थी, जस्टिस सज्जाद की अलग और बाकी जजों की अलग चलती। जहां तक बात चली गई थी, हम सब आपको नहीं पता, आप अपने ही उसमें गुम रहते हैं, तो उसकी बात को छोड़े, वो मरहूम हो चुके, लिहाजा अब उसकी बात हम छोड़ देते हैं। मरहूम पर बात करना अच्छी बात नहीं है। आप अभी की बात आप अपनी उस पर आ जाते हैं, आप अपनी बात करें। आप क्या नहीं करते, आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ क्या नहीं किया, कौन सी ऐसी गाली थी जो जस्टिस चौधरी इफ्तिखार को आपने ना दी हो। उन्हीं दौर में जो अपॉइंट हुए थे चीफ इलेक्शन कमीशन 90 साल फखरुद्दीन जी इब्राहिम, उनको कौन सी गाली जो आपने ना दी हो। ऐसी ऐसी गालियां दी कि सर जब शर्म से झुक जाता है। तो दोनों पुरानी बातों को छोड़ते मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने क्या कुछ नहीं कहा, कौन से ऐसे अलकाबात है जो आपने इनको नहीं नवाजा, कौन सी ऐसी गालियां हैं कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने ना दी। दूसरों की बातें पुरानी उठाकर आपको नजर आ जाती है और आपको अपनी मौजूदा बातें नजर नहीं आती। आपको हर वो चीज बेहतर लगती है जो आपके हक में अच्छी लगती है, बाकी हर चीज आपको बुरी लगती है। मेरठ की बात आप करते हैं, मैं रात ऐसे के पास आपको सुन रहा था, आपने मेरठ की बात की है कि मियां साहब कभी भी मेरठ बंदा नहीं लगाते, चाहे वो नैब का चेयरमैन हो, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे कोई आर्मी चीफ हो। तो आप एहसन के पास आपने आपसे सवाल किया ना, जवाब दें कि उस्मान बुजदार में क्या कौन सा मेरठ था, जरा बताएं ना, जिसको आप पंजाब का डाकू कहते हैं, उनको किस मेरठ की बुनियाद पे आपने वजीराना को लगा दिया, बताएं। उनके सवालों का जवाब दें। नहीं, मेरे सवाल तो नहीं है। आरिफ अलवी साहब को आपने सदर लगाया, क्या आपको उस पर नजर आई थी, कौन सी मेरठ वाली बात आपको उस पर नजर आई, वो आपका राइट था, आपने लगा दिया ना। उसमें अच्छा हुआ या बुरा हुआ या आपको फायदा हुआ, उस पर कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरठ की बात नहीं होती। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका इस्तेहकाक होता है, वो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए जो वो बेहतर समझता है वो करता है। आप एक शख्स को, एक पार्टी को, एक खानदान को टारगेट करके आप बात करते हैं। आपकी उम्र खान साहब 75 ईयर ओल्ड है। अल्लाह ताला ने आपसे सच और हक की बात लगता है छीन ली है। आपको अपनी उम्र के हिसाब से अपने लहजे में जो है और गुफ्तगू में बड़ा ठहराव पैदा करना है। आप पाकिस्तान के मुसलमान नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। आप ऐसी बात करें जिससे कि हमारे नौजवान गुमराह ना हो, और अपनी एज के मुताबिक आप लोगों में ऐसी बात करें कि आपका एक रोब, आपका एक नाम था, वो नहीं मानता कि क्रिकेट में आपका एक नाम था। आप अल्लाह करे आपका वो वकार, वो नाम कायम दायम रहे, लेकिन आप अपने लहजे में ऐसी नरमी पैदा करें कि लोग आपकी तारीफ करें। आप आज की मैं पब्लिक से कहता हूं कि आज की तकरीर में आपको मुझे बताना है कि खान साहब ने कोई गाली नहीं दी, किसी खानदान को टारगेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, किसी को बुरा नहीं कहा। क्या बात की कि आज आपकी और मैं भी उनकी तकरीर, अगर आज होती है तो उनकी तकरीर में हम सुन लेंगे। डिक्टेटर की बात करते हैं, खान साहब कहते हैं डिक्टेटर है, फलाना है, फलाना है। तो जरा आपकी पार्टी में डिक्टेटरशिप कम है। परसों हामिद मीर साहब के एक प्रोग्राम में आप ही की पार्टी के जो है खुर्रम हमीद, बेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद साहब आए हुए थे। बताया उन्होंने जब आपको ये कहा कि आर्मी के साथ ना हमें जंग लड़नी चाहिए, तो आपको बात इतनी बुरी लगी कि आपने शोकास नोटिस दिया, और जब जवाब न मिला तो उनको पार्टी रुकने से ही खत्म कर दिया। ये होती है डिक्टेटरशिप। मैं आपको अगर दर्जनों नाम गिना सकता हूँ जिनको आपने अपनी पार्टी से इस तरह निकाला है। वजीउद्दीन की, जस्टिस वजीउद्दीन की मिसाल आपके सामने, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको आपने उनको बर्खास्त किया। तो उस डिक्टेटरशिप की बात ना करें। जितनी डिक्टेटरशिप आप, मुझे फोन आते हैं लोगों के कि आप जो सिर्फ इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं, पार्टी पर तनकीद करते, किसी और पे नहीं करते। हम ये कहते हैं कि आप उठा के देख लेंगे खान साहब की तकरीरों में है क्या। खान साहब की तकरीरों से ही तो हमें ये बातें करने को मिलती हैं। हम और भी बात क्यों ना करेंगे, लेकिन खान साहब के मौजूदा हालात जिससे कि इंतहाई तशवीश फैल रही है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको पहले दूर करें, उसको दुरुस्त करें, तब हम ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि खान साहब अपने इन बयान में कुछ इस तरह की बातें करें कि मुल्क में अफरा तफरी न फैले। बातें और भी बहुत सी करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात हैं यही कि हमने मुल्क को बचाना है, हमने कौम को बचाना है, हमने अपने इदारों को बचाना है। तब खान साहब की सारी बातें, हर आप चैनल देखिए, हर आप
उसमें देखें, वीलॉग्स मुख्तलिफ लोगों को देखें तो आपको सारा कुछ यही नजर आएगा। इसलिए कि खान साहब स्पेस देते हैं कि उन पर बात की जाए, तब उन पर बात की जाती है। तो यही हालत देखिए कि खुर्रम हमीद साहब ने जो बात की वो खान साहब को पसंद नहीं आई, तो ऐसा हुआ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि खुर्रम हमीद साहब के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मियां साहब की दुश्मनी में और सराइकी पट्टी की लासानियत की वजह से इन्होंने मियां साहब को छोड़ा और इमरान खान का साथ दिया। आज इनको उसी चीज की सजा जो है वो मिल रही है। आरिफ अलवी साहब, आखिरी बात, आरिफ अलवी साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, वो ये कह रहे थे कि नैब के कानून को, मैं मानता हूं कि नैब के कानून को गलत इस्तेमाल किया गया। तो आरिफ अलवी साहब, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब, आप ये भी बता देते कि इमरान खान साहब के दौर में किस खानदान को नैब के कानून को इस्तेमाल करके कई साल जेलों में रखा बेगुनाह, और फिर जैसे ही इमरान खान साहब का इक़्तिदार खत्म होता है, जिससे जावेद साहब जाते हैं तो अदालतें उन लोगों को रिलीफ देती हैं। तो उस वक्त आप कहाँ सोए हुए थे? आपने क्यों नहीं ये बात कही कि नैब के कानून को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बेजा लोगों को, बेटियों को, माँ को, बहनों को, भाइयों को, सबको जेलों में डाल रहे हो। बाद में लगा पता कि सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर नैब ने उनको अंदर बंद कर दिया, जेलों में बंद कर दिया, और उसमें कोई ऐसी बात नजर ना आई तो अदालतों ने उनको बरी कर दिया। और फिर खान साहब को एक और मौका मिल गया ये कहने का कि ये असर और सूख वाले लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, और ये लोग बरी हो जाते हैं। जब उनको रखा ही गलत गया था तो गलत का आखिर एक दिन अंजाम तो गलत ही होता है, उस पर कोई फैसला तो होना होता है। खान साहब का मुझे वो जुमला याद है, जब हारिस साहब मियां साहब के वकील थे नैब के केस में, तो ये कहते थे ये अमीर लोग हैं, ये बड़े बड़े वकील कर लेते हैं और छूट जाते हैं। तो वही आज आपके वकील भी है खान साहब, तो आपके पास पैसा है तो आपने वो वकील ऐसे महंगे वकील किए। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड में फिर किसी मौजूद पर आपके साथ गुफ्तगू होगी। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो इसे जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हाफ़िज़। वस्सलाम।